10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के और 5 ही अल्टरनेटिंग करंट के। इन 10 के 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। बेटा जो फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो वो फोर्स वेलोसिटी को बढ़ाएगी, जो फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो वो फोर्स वेलोसिटी को घटाएगी, और जो फोर्स वेलोसिटी के ना डायरेक्शन में हो ना अपोजिट डायरेक्शन में हो बल्कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो वो सिर्फ क्या चेंज करेगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन। मैंने आपको बताया ना कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, शेयर क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर लेते हो तो आप बबर शेयर हो, आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। आज का ब्रेन टीजर आप आंसर बोल के बता दो, मैं सुन लूंगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसी जनरेटर। ये ना सिर्फ आपके लिए अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा बल्कि ये लेक्चर आपके लिए मार्क्स जनरेटर भी है, क्योंकि इस लेक्चर में हम 2 चैप्टर्स के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो आइए चलते हैं अपने मिशन 70 आउट ऑफ 70 पे। बट स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि ये वीडियो लेक्चर या ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज बेटा मैंने स्टार्ट करी थी सिर्फ ये सोचकर कि हमारे पास ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बच्चे यहां से घर जाने के बाद उनका हम कम समय में एक अच्छा रिवीजन करवा सके। ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिन क्वेश्चन की हेल्प से बच्चे के ना सिर्फ फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज हो बल्कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग रहे हो। ऐसे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आप लोगों ने बहुत ही रिलीजियसली इसको फॉलो किया है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने इसको ऐसे फॉलो किया है कि आप लोग लाइक कर रहे हो, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिटरली सॉल्व कर रहे हो। अमूमन तौर पर क्या होता है, बच्चे वीडियो लेक्चर सिर्फ देखते हैं और चलाते ऐसे ही बस चलाते चले जाते हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं करते, टीचर के ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद आंसर टाइम स्टैंप लगा के आंसर लिख रहे हो, है ना। तो मतलब इस चीज ने मुझे इतना मोटिवेट किया है। मैंने एक्चुअली सच बताऊं सोचा नहीं था कि मैं सारे चैप्टर्स के लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूं। सारे चैप्टर्स के लिए मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि एग्जाम से पहले जितने चैप्टर हो जाएंगे ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इन कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन की सीरीज को यूज कर रहे हो, आप इतना अच्छा आप इसको फॉलो कर रहे हो कि अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स के लिए मैं इसको आपको डिलीवर कर पाऊं, ठीक है। तो थैंक यू, आपने मुझे मोटिवेट किया और इसीलिए मैंने एक नई चीज ऐड की है कि अब से इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज में एंड में हम लोग एट द एंड एक ब्रेन टीजर आएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन, आप उसका भी आंसर करेंगे सोच के, ठीक, मतलब सिलेबस से रिलेटेड ही रहेगा। और अब इस वीडियो में आपके लिए एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि इस वीडियो लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के और 5 ही अल्टरनेटिंग करंट के। इन 10 के 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक। जिनके आंसर बता दो ठीक है, जिनका आंसर नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन छोड़ दूंगा या कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दूंगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बिना मजाक मस्ती किए, क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा है एग्जाम के लिए, तो हम इन दोनों चैप्टर्स को आइए तेजी से कवर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन, पहले हम कर रहे हैं 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल हुज डायमीटर इज 0.4 मीटर इज इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी है जिसका डायमीटर 0.4 मीटर है। द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड चेंजेस बाय 127.4 टेस्ला। क्या चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम में? 2 सेकंड में। कितनी चेंज हो रही है? 127.4। एंड ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड। 200 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल में। तो हमें क्या बताने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का? क्या फॉर्मूला है? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d फाई dt। या मैं लिख लेता हूं डेल्टा फाई डेल्टा टी, क्योंकि इसमें सीधा चेंज दे रखा है, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बेटा, और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर b डॉट a। तो b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जो कि इस केस में कितना है? 0। तो cos 0 कितना हो गया? 1। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न हमें दे रखे हैं क्या? वो फाइंड करने हैं, ठीक। अब क्या क्या कांस्टेंट है? टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। बाकी नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ये कैसे है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो बेटा n और a बाहर आ जाएंगे, क्या बचेगा? डेल्टा b बाय डेल्टा टी। क्या फाइंड करने हैं हमें? नंबर ऑफ टर्न्स। आइए फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन एरिया इनटू डेल्टा टी बाय डेल्टा बी। अब मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन क्या बन गया है? वैल्यू पुट पुटाइए, आंसर पाइए, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? 200 वोल्ट। और एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। डायमीटर गिवन है हमें, एरिया गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है तो पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 0.4 तो रेडियस कितनी? 0.2 का होल स्क्वायर इनटू डेल्टा टी बाय डेल्टा बी। डेल्टा टी मतलब टाइम, टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड, अपॉन डेल्टा बी। डेल्टा बी कितना? 127.4 टेस्ला।
ठीक, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे। मुझे पता है जितने बच्चे कमेंट में आंसर लिख रहे हैं सॉल्व करके, उससे कहीं ज्यादा बच्चे, 10 गुना बच्चे होंगे जो वीडियो पॉज करके सॉल्व करते हैं। बस कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि आदत नहीं है, आजकल हम थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए हैं, और ठीक भी है, आपका एग्जाम आ रहा है। ठीक, तो जिन बच्चों को ठीक लगे वो कमेंट करे, अदरवाइज सॉल्व जरूर करना है आपको। ठीक है, और फिर आंसर मैच करना है। तो इसको सॉल्व करिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन के लिए आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ूंगा, कुछ क्वेश्चंस के लिए। ठीक, अच्छा मैं आज एक काम भी करता हूँ, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या करेंगे हम, कि जो भी क्वेश्चन को आपको मैं समझा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वो भी मैं आपको अगले क्वेश्चन से बता रहा हूँ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल व्हेन करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 2 एम्पीयर टू 18 एम्पीयर, करंट चेंज हो रहा है 2 to 18 0.05 सेकंड में, तो इंड्यूस ईएमएफ 20 वोल्ट है। हमें क्या बताना है, सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा क्या फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्शन के केस में, इंड्यूस्ड ईएमएफ का या बैक ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एलडीआई बाय डीटी। क्लियर, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो माइनस एलडीआई बाय डीटी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन के केस में। ये कितना 20 वोल्ट, सेल्फ इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है। चेंज इन करंट कितना 2 to 18, कितना हो गया बेटा, चेंज कितना आ गया 16 एम्पीयर का, और कितने टाइम में 0.05 सेकंड में। कोई प्रॉब्लम, ये 20 है, ये 0.05 है, 20 into 5 होता है 100, और 0.20 खत्म हो गई तो यहाँ पे बचा 1, L is equals to 1/16। 1/16 का मतलब हो गया 16 into 6 is 96, तो 96, फिर बचा 4, 16 into 2 is 32, फिर बचा 8, तो 6, फिर बचा 6, 16 into 5 is 80, तो कितना आ गया बेटा 6.25 मिली हेनरी। करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है, आगे आप लोगों का आंसर सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ असर्शन रीजन। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, इसके बाद एक असर्शन रीजन तीसरे नंबर पे। अब तक आपको आदत हो गई होगी कि हम हर चैप्टर में कैसे फॉलो कर रहे हैं, केवल 5 क्वेश्चन करते हैं, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इससे आपकी टाइपोलॉजी भी कवर हो जाती है, क्वेश्चन की टाइपोलॉजी। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक असर्शन रीजन, उसके बाद एक मैच द फॉलोइंग, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगते हैं हमेशा। मैच द फॉलोइंग आपको बहुत पसंद आ रहे हैं मुझे पता है। और 5वें नंबर पे एक केस स्टडी। तो हम लोग सारे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जहां पे आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं, असर्शन रीजन में ज्यादा आते हैं, मैच द फॉलोइंग आपके सिलेबस में आ नहीं रहे हैं, और वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है, और केस स्टडी। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए असर्शन रीजन सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग लूप ऑफ वायर विल बी नॉन जीरो व्हेन इट इज रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी कॉइल को रोटेट करवाते हो तो आपसे कह रहा है कि वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉन जीरो होगा। क्या फॉर्मूला पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, according to Faraday law of electromagnetic induction, induced EMF is equals to negative rate of change of magnetic flux with respect to time। है ये, तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कॉइल तो रोटेट करवा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स की वैल्यू को क्या लिखोगे बेटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, एरिया भी यूनिफॉर्म है, तो ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन बेटा कॉस थीटा तो वेरिएबल होगा, क्योंकि आप कॉइल को क्या करवा रहे हो, रोटेट। अगर कॉइल को रोटेट करवाओगे तो थीटा वेरी करेगा, तो डी कॉस थीटा बाय डीटी जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। ठीक, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। इसलिए असर्शन वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। रीजन क्या कह रहा है, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से ही तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। रीजन भी करेक्ट है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ये बात समझ में आ रही है। हालांकि इस क्वेश्चन में एक केस है जहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी उलझन है। आइए मैं आपको डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके समझाता हूं। इसमें कहा गया है कि अगर आप कॉइल को रोटेट करवाओगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉन जीरो होगा। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जिसमें नॉन जीरो नहीं होगा, जिसमें जीरो ही हो जाएगा। सिर्फ एक केस, सोच सकते हो कौन सा केस होगा, सिर्फ एक केस जिसमें कॉइल भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है, और एरिया भी कांस्टेंट है, और कॉइल रोटेट कर रही है, लेकिन कॉइल रोटेट कर रही है फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। कॉइल रोटेट कर रही है फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। बताइए सोच के, मैं बताऊं, सोच लिया आपने? देखो सुनो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा अगर एंगल भी चेंज हो रहा हो, तब भी। एक केस में, कौन सा केस, कि अगर कॉइल रोटेट कैसे कर रही हो, कॉइल ऐसे है, सर्कुलर कॉइल ऐसे, ये उसका एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट क्या करे, रोटेट, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन गया, 90, एंगल 90 बन गया। अब कॉइल तो रोटेट कर रही है, लेकिन कॉइल के रोटेशन से एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर केस है, कॉइल ऐसे रोटेट करेगी अपनी एक्सिस के अबाउट, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 हो जाएगा, और कॉइल के रोटेट करने के बाद भी वो एंगल चेंज नहीं होगा, और cos 90 जीरो होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि cos 90 जीरो है,
इंड्यूस ईएमएफ इसलिए जीरो होगा क्योंकि एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। अगर वो कांस्टेंट जीरो भी ना हो तब भी उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा अगर कांस्टेंट है तो। ये तो आप सबको पता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शंस है तो आंसर क्या बनेगा, ए। बट इसको अगर बहुत डेप्थ में और डिटेल में देखा जाए तो ये हमेशा वैलिड नहीं है कि अगर कॉइल को रोटेट करवाओगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो नॉन जीरो होगा। एक केस में जीरो भी हो सकता है, उस वाली स्थिति में असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, और रीजन वाला लेकिन सही रहेगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में ना रख, मतलब उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए ऑप्शन क्या बन रहा है, ए। क्या क्लियर हो गई बात? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आई इस वाले क्वेश्चन में ये बात? अरे आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन लग गया भैया यहाँ पे, शेर। आइए सॉल्व करके बन जाइए इसको सॉल्व करके आप लोग क्या बन जाएंगे, बब्बर शेर। आ जाइए बनिए। पहले में लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की स्पीड कब इंक्रीज होगी बेटा? स्पीड इंक्रीज तब होगी जब उस पे क्या लगे, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या चेंज करेगा, वेलोसिटी, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो लगना चाहिए वो एक्सेलरेशन अगर लग रहा है तो क्या लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फोर्स। यानी कि चार्ज पार्टिकल पे क्या लगनी चाहिए, फोर्स। और वो जो फोर्स होनी चाहिए वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई तो आपको पता है बच्चों, बताओ, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई तो ऐसी फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है। ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ बिहेव करती है। जिस तरफ ये फोर्स लग रही है उस तरफ सेंटर बन जाएगा और चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाएगा। ऐसे केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, जीरो। अगर एंगल जीरो है या 180 है तो पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ पूछा जाएगा तो पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो पाथ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर एंगल 180 है तो भी पाथ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि अगर q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगी, पॉजिटिव चार्ज पे, F इज इक्वल्स टू QE। और फोर्स किधर लगेगी, वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, और चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही वेलोसिटी है। और ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो वो वेलोसिटी को बढ़ाती है, ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो वो वेलोसिटी को घटाती है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि F इज इक्वल्स टू QE होता है। फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, F इज इक्वल्स टू QE। अगर चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर चार्ज नेगेटिव तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसी स्थिति में फोर्स जो भी लगेगी या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अगर फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग गई तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग गई तो वेलोसिटी घटेगी। लेकिन पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, पाथ चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो 0 और 180 डिग्री के केस में पाथ कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। अगर एंगल 90 है तो पाथ कैसा रहेगा, पैराबोलिक, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में। और अगर कोई भी एंगल थीटा है तो भी पाथ कैसा रहेगा, पैराबोलिक। तो यहां से ये क्वेश्चन बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी तरीके से अगर क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर एंगल 0 या 180 है तो पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। अगर एंगल 90 है तो पाथ कैसा, सर्कुलर। हमने 4th चैप्टर में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या, mv/qb। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, qb/2πm। और अगर एंगल थीटा है तो पाथ कैसा आता है बेटा, हेलिकल। और हेलिकल पाथ के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/sin θ/qb। टाइम पीरियड में लेकिन कोई चेंज नहीं आता, सर्कुलर और हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड सेम रहता है, 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है, qb/2πm। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या पूछ लेते हैं, पिच। याद आ गया आपको, वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, v cos θ इनटू टाइम पीरियड, तो उससे पिच आ जाती है। याद आ गया, एक कंप्लीट सर्कुलर रिवॉल्यूशन में कितना हम आगे बढ़ जाए उसे हम क्या कहते हैं, पिच। तो एक बार मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया है। तो क्यू चार्ज पार्टिकल अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो आपको समझ में आ गई फोर्स कितनी लगती है, F इज इक्वल्स टू QE। अब इसको सॉल्व करेंगे, F इज इक्वल्स टू QE। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए। और अगर क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा किधर लगेगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हुए। और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो लगेगी हमेशा v क्रॉस b के डायरेक्शन में या फिर v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में, अगर चार्ज नेगेटिव है तो v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी। कहने का मतलब मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी या तो लगेगी नहीं, और अगर लगेगी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। और ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो वो फोर्स किसकी तरह बिहेव करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो इसकी वजह से जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। और ऐसी फोर्स वेलोसिटी का केवल क्या चेंज करेगी, डायरेक्शन। बेटा जो फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो वो फोर्स वेलोसिटी को बढ़ाएगी, जो फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो वो फोर्स वेलोसिटी को घटाएगी।
और जो फोर्स वेलोसिटी के ना डायरेक्शन में हो ना अपोजिट डायरेक्शन में हो बल्कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, वो सिर्फ क्या चेंज करेगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि ऐसी फोर्स ना वेलोसिटी को बढ़ा सकती है ना घटा सकती है, क्योंकि ना सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लेकिन एक्सेल फोर्स है, एक्सेलरेशन आएगा फोर्स की वजह से, तो ऐसा एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करेगा। अब ना वेलोसिटी को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, लेकिन चेंज करना है उसे, तो क्या चेंज करने के लिए बचा, डायरेक्शन, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो क्या बात समझ में आ गई कि अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा के उसकी स्पीड चेंज करनी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, तो वो काम कौन करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड ये काम नहीं कर सकती। यहां तक फंडा क्लियर। अब इसके बाद ये शेर वाला क्वेश्चन चालू होता है, इसके बाद चालू होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता वैसे तो, लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज होगा, इस क्वेश्चन में चेंज होगा, क्योंकि इसके एक स्टेप आगे का खेल है, एक स्टेप आगे। जितना ये समझ में आ गया, इससे आगे आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की स्पीड कैसे इंक्रीज हो, भाई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स से बेटा केवल क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। फोर्स जो लगेगी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी, और ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी, अभी समझाया मैंने आपको। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या करेगी, वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और वो वेलोसिटी को चेंज करेगी ही करेगी, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर नहीं है हमेशा, ये किधर भी लग सकती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगी ये फोर्स, तो ये स्पीड को चेंज करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इन स्पेस एंड कांस्टेंट इन टाइम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी ही लगाएगी। क्या बात समझ में आ गई। तो इसका क्या ऑप्शन मैच कर गया, पी। लेकिन सिर्फ पी नहीं, और भी देखिए, मैंने आपको बताया ना कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, शेयर क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर लेते हो तो आप बब्बर शेयर हो, आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, जैसे अभी तक सारी वीडियोस में लिख रहे हो। इस वीडियो में मैं ये कह रहा हूं कि अभी फटाफट से, अगर आपको सीरियसली ये बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन अच्छे हैं, एक तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। अब तक इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज में जितने चैप्टर्स गए, जितने वीडियो लेक्चर्स गए, उससे ज्यादा लाइक इस वीडियो पे आना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिए अब कह रहा है इंक्रीज इन स्पीड, क्या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन ऑप्शन तो पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इन स्पेस एंड कांस्टेंट इन टाइम। ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी है टाइम के रेस्पेक्ट में, और हर जगह स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब अलग होता है, कांस्टेंट का मतलब अलग होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम, जितनी यहां उतनी यहां उतनी यहां, और कांस्टेंट का मतलब जो 5 बजे वही 5:10 पे, वही 5:15 पे, वही 5:17 पे। क्लियर हो गई बात। तो वो हर जगह सेम होने को यूनिफॉर्म कहते हैं, और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बदले ना हो तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स तो वेलोसिटी का सिर्फ क्या चेंज करेगी, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर मैग्नीट्यूड में बेटा कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब ये स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ये क्यू तो मैच नहीं कर रहा। आर पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इन स्पेस बट वेरिंग विद टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के रेस्पेक्ट में तो कैसी है, यूनिफॉर्म, यहाँ 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 वहां हर जगह सेम है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है, और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और अब समझिए खेल, अगर टाइम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी कि d∅dt आएगा कि नहीं आएगा। क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स होता है बेटा बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहां पे क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वहां पे क्या फ्लो करेगा, वहां पे क्या फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट। और जहां पे इंड्यूस्ड करंट होगा, जहां पे इंड्यूस्ड करंट होगा, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या आएगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है ना, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्न प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। यही तो कॉन्सेप्ट है हमारे नेक्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आगे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे प्रोपगेट करती है, एनर्जी आगे बढ़ती है ना। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें इसमें दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो वेरिएबल है टाइम के रेस्पेक्ट में। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वहां पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो क्या लगेगी, फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन स्पीड तो पक्का चेंज करेगी। तो इसलिए पी के साथ आर भी है। समझ में आया शेयर क्वेश्चन क्यों है, समझ में आया भाई। देखो मैच द फॉलोइंग की हेल्प से तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन की और टाइपोलॉजी है वो तो मैंने सारी लेके चली ली है, इसे तो मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लेके चल रहे हैं हमारे चैप्टर में, 2 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एक असर सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं, ये तो मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखा समझा सकता हूं।
ठीक है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कम समय में ज्यादा सिखाने की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सर्ट अ फोर्स। और जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू आपके सिलेबस में नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है भाई, इसका सिंगल पार्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये असर्शन में दे दे, ठीक है, और ये रीजन में दे दे, तो बन गया असर्शन रीजन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर ये असर्शन में दे दे और ये रीजन में दे दे तो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ए ऑप्शन आएगा, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो अच्छे क्वेश्चन को पहचानना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कि हमने सॉल्व कर लिया। देखिए बी ऑप्शन, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगी। अब आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इन स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन चार्ज पार्टिकल तो रेस्ट में है तो फोर्स तो लगेगी ही नहीं, तो क्यों नहीं आएगा इसका? और देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वही फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर देगी? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ना सिर्फ मूव करना स्टार्ट कर देगा बल्कि जैसे ही मूव करेगा वेलोसिटी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी आने लगेगी। समझ में आ गई? तो इसका भी पी और आर ऑप्शन हो गया। एस भी पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इन स्पेस बट कांस्टेंट विद टाइम। इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है आखिरी ऑप्शन में, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस अगर नहीं होगा तो वहां पे इंड्यूस करंट नहीं होगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसकी वजह से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो भाई उस पर फोर्स ही नहीं लगेगी। सारी बात समझ में? नेक्स्ट, मूव अ चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। चार्ज पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस में होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो नहीं हो सकता। अभी आपको इसको स्टार्ट कराने से पहले यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा 0 180 पे, 90 पे, और किसी भी एंगल पे पाथ कैसा हो जाता है? पैराबोलिक। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में तो इसका ऑप्शन ई तो नहीं होगा। ठीक सर्कुलर पाथ कब आता है? जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो? यूनिफॉर्म। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा? बताइए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इन टाइम। तो क्यू मैच करेगा कि नहीं करेगा इसका आंसर? ठीक है, और क्यू के अलावा क्या हो सकता है? आर हो सकता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है, और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगी, और इसका इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होती, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव नहीं करेगी, तो इसका पाथ सर्कुलर नहीं होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आखिरी पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वैसे नॉन यूनिफॉर्म और टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से तो टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होने के कारण उस पे जो फोर्स लगेगी वो केवल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो भाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्यू के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एस। बड़ा बात समझ में आ रही है? लास्ट आखिरी, ये अच्छा है ठीक, ये थोड़े से टफ थे, ये अच्छा है। टफ में और अच्छे में क्या फर्क है? टफ क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व, कम बच्चों से सॉल्व होता है, और अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो बच्चों को कुछ सिखाए। इस बात से मतलब नहीं है कि कम बच्चों से सॉल्व हो रहा है या ज्यादा बच्चों से सॉल्व हो रहा है, ये कुछ सिखाएगा। एक्सेलरेशन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लग रहा हो। एक्सेलरेशन कब लगेगा? जब फोर्स लगे। और फोर्स कब लगेगी बताओ आप? इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगी, हाँ लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। चाहे टाइम के रेस्पेक्ट में ये वेरिएबल है या कैसी भी है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, और इसमें टाइम के रेस्पेक्ट कांस्टेंट है पर मैग्नेटिक फील्ड तो है। और ये भाई ये कह रहा है मूविंग चार्ज पार्टिकल, और मूविंग चार्ज पार्टिकल पे तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। तो भाई मेरे हिसाब से इसके पी क्यू आर एस, चारों पी क्यू आर एस। क्या बात समझ में आ रही है? कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया लगा? तो जो बात मैंने अभी कही थी थोड़ी देर पहले कि इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज में ये वाला वीडियो लेक्चर सबसे ज्यादा लाइक्ड होना चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। मैं इसी तरीके से मेहनत करके ढूंढ के और क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। ईएमआई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आखिरी क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी। जल्दी से इसे बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। द इंडक्टेंस इन अ कॉइल प्लेज द सेम रोल एज। इसी कॉइल में इंडक्टेंस कैसे बिहेव करता है? इंडक्टेंस क्या करता है? इंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है बैक ईएमएफ, अपने ही करंट के चेंज को अपोज करता है। करंट को अपोज नहीं करता, माइंड इट, करंट को अपोज नहीं करता, करंट के चेंज को अपोज करता है। उसी तरीके से बेटा इनर्शिया होता है मैकेनिक्स में, 11th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। तो इनर्शिया मोशन को अपोज नहीं करता, इनर्शिया मोशन को अपोज नहीं करता। किसको अपोज करता है? मोशन के चेंज को। इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट में चेंज को अपोज करता है इनर्शिया। उसी तरीके से इंडक्टेंस करंट को अपोज नहीं करता, करंट के चेंज को अपोज करता है। मैं मैथमेटिकली भी बता देता हूं, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ बैक ईएमएफ के लिए ना, सेल्फ इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवा रहा है। जितना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको अपोज कर रहा है? डी आई बाय डी को। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के चेंज को क्या कर रहा है? अपोज, करंट को नहीं। ठीक, तो ऐसे ही बिहेव करता है इंडक्टेंस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसे इनर्शिया बिहेव करता है किसमें, मैकेनिक्स में। अगला क्वेश्चन, करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी। 2.5 एम्पियर का करंट है, 5 हेनरी का इंडक्टेंस है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज, क्या फॉर्मूला होता है भैया सेल्फ इंडक्टेंस का, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, यही तो फॉर्मूला है। और हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल आई, एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। अब एल कितना दे रखा है 5 और आई कितना 2.5, तो 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 2.5 वेबर। क्लियर, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है, द इंडक्टेंस एल ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस। इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और हमें से पूछा है रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा, तो रेडियस किस में आएगा, एरिया में आएगा। तो अगर एरिया की वैल्यू लिखूंगा मैं पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वाला, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस की क्या यूनिट होगी, आइए सॉल्व करते हैं। वैसे तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, लेकिन ऐसा यूनिट, लेकिन इसमें हेनरी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी अलग अलग चीजों के टर्म्स में लिखा हुआ है। कुछ सॉल्व करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला एन फाई बाई आई, एन फाई बाई आई, एन फाई मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, उसकी मतलब यूनिट क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई वेबर, और पर यूनिट करंट पर एम्पियर, तो क्या होना चाहिए वेबर पर एम्पियर। अब यहाँ पे वेबर एम्पियर है, ये गलत हो गया, ये वेबर की पावर -1 है, यहाँ उल्टा है, एम्पियर की पावर -1 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और फेरेड तो किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ये भी गलत हो गया। तो क्या ऑप्शन सही है, ओम सेकंड। ठीक, अभी हमने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लिया। अब इसका अगर इस तरीके से आंसर लेके ही आना हो किसी फॉर्मूले से, तो मैं आपको वो तरीका भी समझा देता हूँ। ठीक, अगर आपको आंसर लेके ही आना हो, अभी तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया कि भाई इसकी यूनिट निकाली, वेबर पर एम्पियर आई, ना ये मैच कर रहा है ना ये मैच कर रहा है, और फेरेड पता है कि इसकी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से सॉल्व ही करना हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, सेल्फ इंडक्शन में बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी। अच्छा सुनो सुनो, इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। इसको खत्म करने के बाद तुरंत अभी जस्ट अभी इसके अगले ही पेज पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो स्टार्ट होने वाला है। उसके 5 क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। 2 एमसीक्यू, एक असर्शन रीजन, फिर क्या आएगा मैच द फॉलोइंग, और उसके बाद क्या आएगी एक इजी सी केस स्टडी। इसमें फिलहाल मुझे क्या निकालनी है, यूनिट। तो एल यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं तो एल की वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ इनटू डीटी बाय डीआई। ठीक, इंड्यूस ईएमएफ की क्या यूनिट होती है बेटा बताइए, इंड्यूस ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्ट और इसकी सेकंड, और करंट की क्या होगी एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V बाय आई क्या हो गया R, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो गई ओम, ओम सेकंड। क्या बात समझ में आ गई, दोनों तरीके से, एलिमिनेशन मेथड से भी और डायरेक्ट भी। इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल ऑफ 10 हेनरी, 10 हेनरी की कॉइल है, और उसमें करंट 9 एम्पियर से कितना हो गया 4 एम्पियर, और बेटा 0.2 सेकंड में। और हमें क्या बताना है इसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेल्फ इंडक्शन के केस में माइनस एल डी आई बाय डी टी। अभी सॉल्व कर देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, माइनस एल, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी रखी है 10 हेनरी, चेंज इन करंट कितना 9 to 4 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 4 माइनस 9, और टाइम कितना लग रहा है 0.2 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है, 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा -5, -5 बाय 0.2 इंटू 10। अच्छा कहीं मिली हेनरी तो नहीं है, 10 हेनरी है, 10 हेनरी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बाय 0.2, 5 बाय 2 यानी कि 2.5, और इंटू 10, और एक पॉइंट हटके 0 और ऊपर जाएगी तो कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चले पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मजा आया, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम किसकी बात करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अरे भैया पहला ही क्वेश्चन लाइन क्वेश्चन आ गया, शेयर क्वेश्चन, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अब शेयर बन गया। देखिए ये क्वेश्चन वैसे बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जब मैं बच्चों को कभी ऑफलाइन सॉल्व करने के लिए देता हूं किसी बच्चे को क्लास में, तो अगर मैं 100 बच्चों को दे रहा हूं तो 100 बच्चों में से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले ही 20 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। इसमें मैं अगर ऑप्शन ना दूं तो ये बहुत कम बच्चे सॉल्व करते हैं इसको, ऑप्शन से फिर भी थोड़ा बच्चों को सहारा लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, पॉज करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चाहेंगे, एक बार सॉल्व करके देखो, आंसर अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। ठीक, टाइम स्टैंप लगा के बता देना कि इस वाले क्वेश्चन का इस टाइम पे आंसर है। ठीक है, चलिए अगर टाइम स्टैंप लगाना नहीं आता तो सीख लो, है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भैया देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 200 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज होगी, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 500 वोल्ट इंडक्टर के अक्रॉस है, 500 वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस है, और ये 40 ओम का हमें क्या दे रखा है रेजिस्टेंस, तीनों के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा रखे हैं, इसकी वोल्टेज रखी है, इसकी वोल्टेज रखी है, इसकी वोल्टेज नहीं रखी, और यहाँ पे लगा रखा है एमीटर, और हमसे कह रहा है कि एमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग बता दो, यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा होगा और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। ठीक है, ये कहा गया है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैंने देखा ये 500 और ये भी 500, सप्लाई है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट तीनों में डिवाइड होगी और यहाँ 500 वोल्ट है। अगर इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर हो गई, VL किसके बराबर हो गया, VC के। अगर VL VC के बराबर हो गया तो बेटा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये तो पता है ना आपको, फेजर डायग्राम से हमने सीखा है सीरीज एलसी सर्किट में। अगर VL VC के बराबर दे रखा है, इंडक्टर कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर दे रखी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो जो नेट वोल्टेज है वही किसके अक्रॉस वोल्टेज बन जाएगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बन जाएगी। तो नेट वोल्टेज कितनी है भैया, 200 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज यानी कि वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 200 वोल्ट। अब 200 वोल्ट कहां पे ऑप्शन है, बी में है और सी में है। अभी हमें करंट और फाइंड करना पड़ेगा। अगर केवल 200 वोल्ट होता तो वही ऑप्शन, केवल 200 वोल्ट एक जगह होता तो वही ऑप्शन हो जाता, लेकिन अभी 200 वोल्ट दो जगह है वोल्टेज में, तो अब करंट निकालना पड़ेगा। करंट कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है, करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय Z होता है कि नहीं होता है। सीरीज एलसी सर्किट में Z क्या होता है, इम्पीडेंस। लेकिन क्योंकि VL किसके बराबर दे रखा है बेटा, VC के। सुनो तो सही, VL किसके बराबर दे रखा है, VC का। और VL क्या होता है, IXL, और VC क्या होता है, IXC। क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट है तो करंट तो तीनों में कैसा होगा, सेम। करंट सेम है तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि XL किसके बराबर, XC के। और अगर XL XC के बराबर तो कौन सी कंडीशन है भाई, रेजोनेंस। और रेजोनेंस पे इंपीडेंस कैसा हो जाता है, मिनिमम। और मिनिमम इंपीडेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के, V बाय R। आ गया करंट, वोल्टेज कितनी थी इसके अक्रॉस, 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना, अभी तो हमने फाइंड किया, मतलब दे रखा है 40 ओम, वोल्टेज फाइंड करी थी, रेजिस्टेंस 40 ओम दे रखा है। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके भैया, 5 एम्पियर करंट आ गया कि नहीं आ गया, 5 एम्पियर 200 वोल्ट। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। मुझे पता है काफी सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा ये अपने आप भी, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, मतलब बोर्ड के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगला एमसीक्यू, ठीक है, जल्दी जल्दी, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस वीडियो लेक्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। द कॉइल्स ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अच्छा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। द कॉइल्स ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैव 500 एंड 5000 टर्न्स। क्या कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसके टर्न कितने हैं, 500 और 5000। तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ कौन से वाले प्राइमरी के और कौन से सेकेंडरी के है, लेकिन ये बता रखा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आप समझ जाओगे ना कौन से प्राइमरी के कौन से सेकेंडरी के। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है बेटा, तो प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न कैसे होंगे, ज्यादा, और सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न कैसे होंगे, कम, ठीक है, क्योंकि स्टेप डाउन है तो प्राइमरी पे ज्यादा होंगे। तो 5000 टर्न ये प्राइमरी के है और 500 सेकेंडरी के है। जबकि क्वेश्चन में पहले कौन से दे रखे हैं, लिख के कौन से पहले दे रखे हैं, 500। तो ऐसा लगता है बच्चों को कि 500 ये प्राइमरी के है, ठीक, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्लियर हो गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इन द प्राइमरी कॉइल एन AC करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 2200 वोल्ट इज सेंट। तो प्राइमरी में 4 एम्पियर का करंट है और 2200 वोल्ट का सप्लाई दे रखी है। तो आपको बतानी है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस किस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई ट्रांसफार्मर के लिए, V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू N1 बाय N2। प्राइमरी की वोल्टेज कितनी दे रखी है, 2200 वोल्ट, और सेकेंडरी की वोल्टेज हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तेज चालाक तरीका भी है, वो भी बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए। N1 बाय N2, N1 कितना, नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में कितने। अब ऊपर देखते हैं क्वेश्चन को, तो N1 जो पहले लिखा है बच्चे अधिकतर उसे लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी पे टर्न्स है वो ज्यादा होंगे बेटा। तो प्राइमरी पे टर्न कितने होंगे, 5000, और सेकेंडरी पे कितने होंगे, 500, तभी तो स्टेप डाउन बनेगा। 5000 बाय 500 ये कितना जाएगा, 10, और V2 के लिए कितनी आ जाएगी, 20 बाय 10 यानी कि 220 वोल्ट, ठीक। तो हमारा सॉल्व करके वोल्टेज सेकेंडरी कितनी आ गई, 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट इसमें भी है और इसमें भी है। अब करंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें कहीं ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी तो नहीं दे रखी, 80% 90%, जो 80-90% वाले होते हैं उसमें लॉस होगा। इसमें एफिशिएंसी नहीं दे रखी तो 100% एफिशिएंसी है, तो जितनी पावर इनपुट होगी उतनी ही पावर आउटपुट भी होगी। मैं आपको ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, बल्कि उन क्वेश्चंस में लगने वाले कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरीके से समझा रहा हूं। इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगी। इनपुट पावर कितनी बेटा, V1 I1, आउटपुट पावर कितनी, V2 I2, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अगर ऐसे लिख सकता हूं तो मेरे भाई यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 निकालना ना सेकेंडरी का करंट, I2 इज इक्वल्स टू V1 I1 अपॉन V2। कितना, कितनी वोल्टेज है प्राइमरी में, 2200, सेकेंडरी की कितनी वोल्टेज आई है, 22 वोल्ट आई है, और करंट कितना दे रखा है प्राइमरी में, 4 एम्पियर। तो ये कैंसिल हो गया, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40। करेक्ट आंसर इज 40 एम्पियर 220 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका देखिए, है ना। 2-3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये क्या लिखा है बच्चों, पढ़ पा रहे हो क्या आप, इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप इसको इजीली पढ़ सको। क्या आप पढ़ पा रहे हो, हाँ जी, जैसा भी है पढ़ पा रहे हो आप, ठीक। 2-3 सेकंड में कैसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दे रखा है, तो 5000 से अगर 500 टर्न हो गए 2-3 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन तो पढ़ने दो, कह रहा भैया हो गए 2-3 सेकंड,
5000 टन अगर 500 में घट रहा है, मुझे समझाना भी तो है गधो, अगर 5000 टन 500 में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि 10 टाइम्स टर्न्स घट रहा है, तो 10 टाइम्स वोल्टेज घटेगी। प्राइमरी की वोल्टेज कितनी रखी है 2200, 10 गुना वोल्टेज घट गई तो कितनी आ गई 220। ठीक, और अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है पावर तो कांस्टेंट रहती है, अगर वोल्टेज 10 गुना घट गई तो करंट 10 गुना बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज 2200 से कितनी हो गई 220, तो करंट 4 से कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच रखिए, समझ में आ गई। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच रखिए। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ये एमसीक्यू हो गया भैया दूसरा वाला असर्शन रीजन। इसके बाद खाली केस स्टडी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, चाहे आपका कितना भी मन कर रहा है उठ के जाने का, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्या पता वही बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल और डायरेक्ट करंट इज 5 ओम, डायरेक्ट करंट के लिए रेजिस्टेंस कितना बेटा 5 ओम, एंड अल्टरनेटिंग करंट इज सेंट थ्रू इट, और उसके लिए एसी करंट भेजा गया। डीसी के लिए तो कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम। द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, क्या रेजिस्टेंस सेम रहेगा? यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की। आपको पता है कि अगर कोई कॉइल है इस कॉइल के लिए करंट की वैल्यू में लिखूंगा तो V बाई जेड होती है, V बाई जेड इंपेडेंस, और इंपेडेंस की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कैपेसिटेंस तो यहाँ पे है नहीं, एक्सएल माइनस एक्सी करूं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं होगा, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस तो है। अगर डीसी सप्लाई है तो डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जीरो, ओमेगा जीरो, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल। डीसी के केस में ओमेगा एल जीरो हो जाएगा, इसलिए केवल रेजिस्टेंस बचता है। लेकिन अगर एसी है ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले केस में ओमेगा होगा, फ्रीक्वेंसी आएगी तो एक्सएल की वैल्यू भी आएगी, और अगर एक्सएल आएगा तो करंट में डिक्रीमेंट आ जाएगा क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंपेडेंस का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इंपेडेंस का ही दूसरा नाम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या रेजिस्टेंस में चेंज आएगा या सेम रहेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में इसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि मैंने मतलब जिस भी सैंपल पेपर से लिया है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स को खंगाला गया है, उसके बाद क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं एक 10-12 सैंपल पेपर से, ठीक, और फुल सिलेबस सैंपल पेपर। और 10-12 सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं है कि 10-12 क्वेश्चन पेपर, एक सैंपल पेपर है तो उसमें 10 क्वेश्चन पेपर है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 10 है, इस तरीके से 10-12 अलग अलग पब्लिकेशन हाउस के सैंपल पेपर लिए, उससे क्वेश्चन सेलेक्ट किए ताकि आपको ये कम समय में मैक्सिमम समझ में आ सके। ठीक है, आपका टाइम में बचा सकूं, ठीक है, आपके लिए बहुत एफिशिएंसी से आपकी पढ़ाई हो सके। तो क्या कह रहा है, अब इतने बड़े अगर पब्लिकेशन हाउस के क्वेश्चन है तो यार इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिख देना चाहिए, कोई बात नहीं। पर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द करंट, करंट के नेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। यहाँ भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आना चाहिए या इंपेडेंस आना चाहिए, तो डिपेंड करता है। तो ये करेक्ट असर्शन है, करेक्ट रीजन है, और उसका करेक्ट ही एक्सप्लेनेशन है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी पक्का? हाँ, कितने खुश हो गए। अरे ये कह रहा है रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम कहाँ रहेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो चेंज होगा। गलत है, रीजन जैसा ऑफलाइन में करते हो वैसे यहाँ पे कर रहे हो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हर चीज में हाँ जी नहीं। रेजिस्टेंस कह रहा है कि करंट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, करता तो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अभी तो समझाया। चेंज हो रहा है तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, दोनों गलत है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन डी। समझ में आ गया ना? अगर डीसी की जगह एसी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा तो एक्सएल आ जाएगा, यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, सिंपल। ठीक, आखिरी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन से पहले मैं तो भूल गया, केस स्टडी रह रहा है आपके लिए। केस स्टडी किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए केस स्टडी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो इजी है, इंफॉर्मेशनल बेस्ड है, जो आपको ऐसे ही मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेजर डायग्राम बना लोगे, नहीं बना सकते तो प्रैक्टिस करो। करंट वोल्टेज का ग्राफ बना लोगे, नहीं बना सकते तो प्रैक्टिस करो। पता है फेज डिफरेंस कितना होता है? हाँ जी, जीरो ही होता है। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के इसमें कितना होता है? जीरो। तो पी तो किससे मैच कर गया बेटा? क्यू से। और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट के केस में कौन आगे होता है? वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है। प्योर इंडक्टिव और कितना से पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इन दोनों में है, और वोल्टेज आगे होती है और करंट पीछे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट केस में कौन आगे होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, करंट। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू, इसका ऑप्शन क्या हो गया? पी। और आखिरी बचा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना? tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। क्लियर? अच्छा, आपके लिए एक टास्क है, आपको क्या प्रैक्टिस करना है? आपको एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ग्राफ, एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ग्राफ, बेटा इंपेडेंस का फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ग्राफ, है ना? जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन में करा रखे अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखे, ठीक, वो ये ग्राफ करिए, ठीक। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे पास ऑफलाइन नहीं पढ़ता है हमारे इंस्टीट्यूट में, वो बच्चा अगर इन ग्राफ्स को उसे नहीं पता है कि भैया कौन से वाले ग्राफ की आप बात कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना, मैं आपको ये ग्राफ्स वहां पे सेंड कर दूंगा। इंपेडेंस का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में और करंट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, ये चारों ग्राफ आपको आने चाहिए। समझ में आ गई है बात? ये चारों ग्राफ आने चाहिए। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, केस स्टडी के ऊपर बेस्ड। भैया पूरा सॉल्व करके जाना है, एक भी पार्ट नहीं छोड़ना, और आखिरी में तो आपके लिए ब्रेन टीजर भी है। मैंने बताया ना कि एंड में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ऐड कर रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन
क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवाएगा आपकी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी के लिए होगा ये बताना है। अरे भैया मैक्सिमम करंट का मतलब होता है, करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या ये? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बताइए? 1/2π√LC। वैल्यू पुटाइए, आंसर पाइए वाला क्वेश्चन बन गया है ना। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है अभी तक एक या दो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आंसर बताने हैं। एक ही है शायद, ये दूसरा है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपको बताना है। 1/2π√LC। इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.12 हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 480 नैनोफैराड। नैनो का ध्यान रखना है। अरे नैनो मतलब इन वाले नैनो का नहीं, नैनो मतलब नैनो गाड़ी का नहीं, नैनो मतलब ये यूनिट प्रीफिक्स 10⁻⁹। एक बच्चा कह रहा है नैनो मतलब ये वाला नैनो, और दूसरा बच्चा कह रहा है कार वाला नैनो। कार वाला नैनो बंद हो गया है, और जो ये वाला नैनो वाला है ये अभी बोर्ड के एग्जाम है, अभी इन पे ध्यान नहीं देना आपको। ठीक, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इज, मैक्सिमम करंट कितना होगा ये बताइए। मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड करेंगे? मैक्सिमम करंट भैया तभी तो होगा जब रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस के टाइम पे एक्सएल तो एक्स के बराबर हो जाएगा। भाई करंट ही मैक्सिमम पूछो, भैया आपको कैसे पता रेजोनेंस है? अरे मैक्सिमम करंट तभी होगा जब एक्सएल एक्स के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल्स टू V/Z, और Z की वैल्यू कैसी हो जाएगी रेजोनेंस में? मिनिमम। और किसके बराबर हो जाएगी? R के। तो V/R। और आपको करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू निकालनी है बेटा, पीक वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ I नॉट है, यहाँ भी V नॉट, ये भी मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, और हमें V नॉट नहीं दे रखा। यहाँ पे जो वोल्टेज दे रखी होती है, कौन सी वोल्टेज होती है? हमेशा आरएमएस। अगर किसी क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखी है तो पीक वोल्टेज नहीं, आरएमएस वोल्टेज होती है। तो आरएमएस वोल्टेज है, तो इसको क्या लिख लूंगा? V नॉट को √2 इंटू VRMS अपॉन रेजिस्टेंस कितना रखा है? 23, और आरएमएस वोल्टेज कितनी रखी है? 230। 230/23 ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 10। और √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 14.14। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इज, मैक्सिमम पावर का पावर की वैल्यू बता दीजिए भैया। पावर की वैल्यू क्या होती है? VI cos phi। VI cos phi, केवल VI नहीं, अरे पावर फैक्टर। और क्योंकि मैक्सिमम बताना है तो उस समय पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? V इंटू आई। वोल्टेज की और करंट की वैल्यू अभी तो निकाली हमने, वोल्टेज की और करंट की वैल्यू अभी तो निकाली हमने, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, और पावर फैक्टर 1 है तो फेज डिफरेंस कितना है? 0। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव कर रहा होगा, जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगी उसी समय करंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज की पीक वैल्यू को करंट की पीक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस वाले का सॉल्व करके आप आंसर बताएंगे? मैं बताऊं आपको इस वाले का सॉल्व करके आंसर? V नॉट इंटू आई नॉट का आप बताओगे? चलो मैं ऑप्शन बता देता हूँ, आप चेक कर लेना कि आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से V नॉट की वैल्यू है, तो यहाँ पे VRMS 230 है, तो 230 इंटू √2 हो जाएगा V नॉट। और आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 14.14। ठीक है, यानी कि √2 इंटू 10 ये है, √2 इंटू 10 ये है, और वो √2 इंटू 230 है। तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 230 इंटू 2 हो जाएगा इंटू 10। ओ, और हाफ तो नहीं था उसमें, बी या डी में से कोई ऑप्शन है? ठीक है, आप बताइए कौन सा वाला है। ठीक, अगर हाफ से डिवाइड हो रहा है तो बी वाला होगा, नहीं तो डी वाला होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर? अरे भैया एक एक्चुअली आरएमएस आएगा और एक पीक से आएगा, तो आपको मैक्सिमम पावर बतानी है। देखते हैं कौन बताता है मैक्सिमम पावर। एट रेजोनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज मैक्सिमम। रेजोनेंस पे क्या मैक्सिमम होता है? करंट मैक्सिमम होता है। इंपेडेंस कैसा होता है? मिनिमम। इंपेडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। तो यही आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट का। कांग्रेचुलेशंस बच्चों, हम 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। काउंट करिए, देखिए मैं लिख भी देता हूँ, आइए लिखने में बहुत मजा आएगा। जब कुछ अचीवमेंट हम हासिल कर लेते हैं तो फिर मजा आता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 7 चैप्टर के देखते ही देखते हम कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और ये तो आपको याद ही होगा, मिशन 70 आउट ऑफ 70। फिजिक्स में अब कोई समझौता नहीं, कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की हेल्प से। ये रहा ब्रेन टीजर जिसके बात कर रहा था। आइए देखिए आज का ब्रेन टीजर। आप आंसर बोल के बता दो, मैं सुन लूंगा। ठीक है? अरे भाई कैसे सुनूंगा यार, लिख दो। अगर एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ग्राफ बनाने के लिए कहे थे ना। ठीक है, आपने सही जवाब बताया, लेकिन टाइप करना है, अपना जवाब कमेंट करें। ठीक, क्लियर? चले बच्चों, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा चैप्टर है, उसके साथ हम सेमीकंडक्टर लेंगे। ये दोनों चैप्टर के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, 5 इसके 5 इसके। उन 5 क्वेश्चन में पहले 2 एमसीक्यू, ताकि आपकी सारी टाइपोलॉजी कवर हो जाए, फिर असर्शन रीजन, फिर एक मैच द फॉलोइंग, ताकि एक ही क्वेश्चन से मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स कर सकूं, और एक केस स्टडी जो कि आपके फॉर्मूले याद करवाने में हेल्प करता है। उसमें 4 पार्ट होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, तो वो आपको फॉर्मूले याद करवाता है, जिनको याद नहीं है रिवाइज करवाता है, रिकॉल करवाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी वो बात याद रखना, इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की सीरीज में यही वाली वीडियो सबसे ज्यादा लाइक्ड वीडियो होनी चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहो और
खुश रहो।